भारत माता की। भारत माता की। जय मां नैना देवी। मैं मानस खंड की पवित्र भूमि से मां पूर्णागिरि देवी, चैती देवी, मोटेश्वर महादेव और पंच मंदिर को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं रीठा साहिब और नानक मत्ता साहब को आज सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यहां गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। उनके चरणों से ये धरती पवित्र हुई है। मैं वीर उधम सिंह जी को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर उधम सिंह नगर जिला बसा है। आजादी के अमृत महोत्सव में उधम सिंह जी जैसे शहीद देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप हम सभी को अपना स्नेह देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए हो, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं देवभूमि के आप सब लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हो, यहां अपना भाग्य आजमाने नहीं आते हो। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर है। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है। एक प्रकार से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरी उत्तराखंड में इस चुनाव अभियान की आखिरी प्रचार सभा आपके आशीर्वाद के साथ पूरी होने वाली है। मैं आज देख रहा हूं पूरे रास्ते भर और यहां पर भी आज जो मैं उत्साह, उमंग आप लोगों में है, इसे देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं। आप तो मुझे चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। चौदह फरवरी को आपको पूरे उत्तराखंड को घर से जरूर निकलना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों, कोरोना महामारी के चलते शुरू में लग रहा था कि इस बार इस तरह से रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए
ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। मैं इस जागरूकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया। धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। आपको मालूम है ना ऐसी बातें कौन करते थे, जानते हो ना आप लोग? ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी? आप इन लोगों को भली भांति पहचानते हो ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी? और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये 10 साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो 18 साल के नौजवान हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनके लिए ये 10 साल उनकी जिंदगी का भी महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारा देश, हमारा उत्तराखंड ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है।
आज उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। उधम सिंह नगर के उद्योगों ने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है। साथियों, 100 साल में ऐसी महामारी दुनिया ने नहीं देखी है। पूरी मानव जात 2 साल से इस महामारी ने उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है। भाइयों बहनों, भारत में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि कोरोना की वजह से तबाही कम से कम हो। हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसे विशेष तौर पर इस संकट के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की गई। 2.5 लाख करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत सरकार की इस योजना के कारण एमएसएमईज को समय पर मदद मिलने के कारण लाखों एमएसएमईज इस कोरोना के कारण बंद होने की कगार पर थे। ये लाखों एमएसएमई बच गए और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित हो गया। हमारी सरकार ने जो एमएसएमई की परिभाषा बदली है, उसका भी लाभ यहां के छोटे उद्यमियों को हुआ है। साथियों, कोरोना के इस काल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है। इतना बड़ा संकट आया, 100 साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन यहां के तराई के क्षेत्र से लेकर पहाड़ों पर बसे गांवों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। हमने चिंता की कि गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए आज भी हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और मैं तो देख रहा हूं, कभी कभी मैं सोशल मीडिया में कभी नजर करता हूं तो उत्तराखंड के दूर सुदूर गांवों की गरीब महिलाएं खेत में काम करती हो, रास्ते से गुजर रही हो, सर पे बोझ ढोया हुआ हो और कोई पूछ ले चुनाव के विषय में, और वो जिस प्रकार से मोदी को आशीर्वाद देती है। मैंने अभी तो एक मां की वीडियो देखी, वो वीडियो मेरे दिल को छू गई। उत्तराखंड के किसी दूर सुदूर गांव से वो मां बोल रही थी, यहां की लोकल भाषा में वो बोल रही थी। उसने कहा कि हमने हमारे बच्चों को 9 महीना हमारे पेट में पाला, बड़े होकर वो अपने अपने में खो गए, लेकिन ये मोदी है जो हमें हमारी चिंता करता है। हमारा बेटा सच्चा अगर कोई है, वो मां कह रही है कि अगर मेरा कोई सच्चा बेटा है तो वो मोदी है। भाइयों बहनों, माताओं बहनों के इतने आशीर्वाद, माता बहनों का इतना बड़ा सामर्थ्य अगर आज मोदी के साथ खड़ा है तो मोदी जी जान से माताओं बहनों के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के कल्याण के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण पर्यटन प्रभावित होने की वजह से जिन लोगों पर असर पड़ा था, उनके लिए भी
धामी जी की सरकार ने आर्थिक सहायता भी जारी की। आज गरीब, मजदूर ये कह रहा है, महिलाएं कह रही है, अगर कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता। मैं भी आपसे पूछता हूं, ये मुफ्त राशन क्या पहले की सरकार होती तो ये मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? कहीं और बिक जाता कि नहीं बिक जाता? घोटाला करते कि नहीं करते? उत्तराखंड की बहनों को जो मुफ्त सिलेंडर मिले, आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? उत्तराखंड की लाखों बहनों के बैंक खाते में जो रुपये भेजे गए, क्या ये कांग्रेस के लोग होते तो बैंक के खाते खुलते क्या? खुलते क्या? ये खातों में पैसे आते क्या? ये पैसे आपके काम आते क्या? भाइयों बहनों, सरकार के खजाने से निकल जाता, आप तक नहीं पहुंचता, कहीं बाहर चला जाता। उत्तराखंड के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में 3 बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं। 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं। दशकों तक इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, गरीबों को पलायन के लिए मजबूर किया, गरीबों को पक्का घर, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, टॉयलेट की सुविधा, नल से जल की सुविधा, ऐसी मूल सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार ही आपके लिए काम कर रही है। माताओं बहनों, इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ हमारी उत्तराखंड की माताओं को, हमारी बहन बेटियों को हो रहा है। साथियों, उत्तराखंड के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। धामी जी की सरकार ने यहां नई सड़कों का रिकॉर्ड बनाया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होने वाला है। इसका लाभ पर्यटन और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों को मिलेगा। केदारखंड की तर्ज पर ही कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का विकास करने का संकल्प धामी सरकार ने लिया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इसके जरिए उन इलाकों में भी रेल पहुंचने जा रही है, वहां पहले लोग शायद इसके विषय में सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक इस परियोजना को लटकाए रखा था। हल्द्वानी, काठगोदाम और लाल कुआं में 2300 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास भी बनाया जा रहा है, ताकि
यहां के नागरिकों को गति भी मिले और बाकियों को सुविधा भी मिले। रामपुर से रुद्रपुर के बीच 4 लेन सड़क का भी काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। इस क्षेत्र को हरिद्वार और देहरादून से जोड़ने के लिए नगीना हरिद्वार और नगीना काशीपुर के बीच 4 लेन हाईवे भी बन रहे हैं। यहां पंतनगर एयरपोर्ट को भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में। उनकी सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों से वंचित रखा। वो कहते थे पहाड़ी राज्य में आधुनिक हाईवे कैसे बनेंगे। हम यहां हाईवे भी बना रहे हैं, रेलवे से भी जोड़ रहे हैं और एयरपोर्ट का भी विकास कर रहे हैं। इस बार के बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा भी की गई है। जहां सड़क चाहिए वहां सड़क बनेगी, जहां सड़क नहीं बन सकती वहां रोपवे बनेंगे। उत्तराखंड के बहनों भाइयों को हम हर हाल में हर जरूरी सुविधा पहुंचाएंगे। साथियों, उत्तराखंड में फूलों की खेती भी इसकी अपार संभावना है। वैली ऑफ फ्लावर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है और अब हम वहां गुरुद्वारा तक जाने के लिए रोपवे बनाने की दिशा में हम आज काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो पहाड़ के किसान हैं उनके लिए भी ये फूलों की खेती के साथ अनेक अवसर जड़े हुए हैं। भारत का शहद, मधु, हनी अब विदेशी बाजारों में भी आसानी से पहुंच रहा है। इसलिए मधुमक्खी पालन, शहद, हनी का उत्पादन में कमाई का नया जरिया किसानों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बी वैक्स की भी बहुत मांग है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी चला रहा है। इसका भी लाभ ये उत्तराखंड के, ये हिमालय की पहचान वाले इलाकों के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। और देखना, देखते ही देखते दुनिया में इसकी एक नई पहचान बनने वाली है। देहरादून के सेलाकुई में सुगंध पौधों का एक केंद्र की शुरुआत भी की गई है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सिडकुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये एरोमा पार्क भी यहां के लोगों के, यहां के नौजवानों के लिए नए उद्योग का क्षेत्र बनने वाला है। सितारगंज के सिडकुल में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, ये आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। ये लोग मां गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे और यही उनमें और हमारे में फर्क है। हम मां गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, ये गंगा पर भी हाथ चालाकी करके वहां की रेत में से खनन करके
रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं। उधम सिंह नगर जिले में नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए 17 नालों को बंद करने का काम भी किया जा रहा है। इन नालों के पानी को साफ करने के लिए करोड़ों की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, भाजपा और उत्तराखंड के बीच का रिश्ता ये हमारी विरासत है। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और उनके प्रयासों से उधम सिंह नगर और इस इलाके में नए उद्योग आए। हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क से उन उद्योगों की ताकत और आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी ने ऋषिकेश के लिए एम्स दिया था, हमने उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलकर सेवा का विस्तार किया है। भाइयों, इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, अब यहीं बेहतर इलाज होगा, उसकी हर सुविधा मिलेगी। हम उत्तराखंड में 4 और मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। 5 नए डिग्री कॉलेज का काम भी प्रगति पर है। साथियों, ये मेडिकल कॉलेज बनने के कारण, ये अन्य डिग्री कॉलेज बनने के कारण गरीब का बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको अपने ही राज्य में डॉक्टर बनने की सुविधा बनेगी। इतना ही नहीं, हमने तो ये भी कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग लोगों को उनकी भाषा में पढ़ाना चाहिए ताकि अंग्रेजी के अभाव में वो बच्चा, गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक न जाए। ये काम हम कर रहे हैं। विकास के कामों को लेकर कुछ लोग भाजपा की डबल इंजन सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग अपने समय की लूट खसोट और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अचानक उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति भी याद आने लगी है। जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई, जिन लोगों ने कभी मां भारती की रक्षा के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान नहीं किया, वो आज संस्कृति की बातें कर रहे हैं। अरे इतने सालों तक राज किया, मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे। आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई, उनको मैं मां भारती का बेटा हूं, ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा। मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के इस हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में, उसको हटाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज संस्कृति याद आ रही है, विरासत याद आ रही है। अरे जरा देखो, हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। वीर साहिबजादों का बलिदान हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने की ताकत रखता है, लेकिन उसे भी भुला दिया गया। उन्हें वीर साहिबजादों का बलिदान भी कभी नजर नहीं आया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टीकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान
देवभूमि की संस्कृति का अपमान क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का ये अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है। सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है, उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। जो लोग उत्तराखंड की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे बड़ा खतरा है। बहुत पुरानी कहावत है भाइयों, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह में कभी राम तो निकलता ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और अपने अभी सुना होगा, ये कांग्रेस ये अब भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की इस वीर धरती के घर घर से सेना में नौजवान जाते हैं, देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमाओं पर नहीं बैठते, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गया तो उसके वहां दिखेंगे, जम्मू कश्मीर देखो तो वहां दिखेंगे, लेह लद्दाख देखो तो वहां दिखोगे, गहरे समंदर में देखोगे तो मेरे उत्तराखंड के नौजवान दिखेंगे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा में कहीं न कहीं मेरे उत्तराखंड का नौजवान न हो, हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां न हो। उत्तराखंड की माताओं की दशकों की तपस्या को नकार देने का अधिकार इन कांग्रेसियों को किसने दिया? भाइयों बहनों, भारत एक है, ये देश एक है, हिंदुस्तान एक है, इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ का बच्चा केरल के अंदर समुद्री तट पर बैठ करके मां भारती की रक्षा का काम करता है भाइयों, क्योंकि ये देश, उसके दिल में देश बसा हुआ है। और कांग्रेस वाले कहते हैं राष्ट्र है ही नहीं। जो लोग भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते हो, राष्ट्र की भावना का अपमान करते हो, राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले वीरों का अपमान करते हो, वो लोग उत्तराखंड को तबाह करने के इरादे से यहां आए हैं। उत्तराखंड की सेवा तो आप तभी कर पाएंगे जब आप में इस धरती के लिए आस्था हो। ये आस्था भाजपा को है। ये धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। हमने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि भाजपा सरकार देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा करेगी। मैं उत्तराखंड के हर विरोधी को डंके की चोट पर कह रहा हूं, उत्तराखंड के देवत्व के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, 14 तारीख को आपको उत्तराखंड में तुष्टीकरण के मंसूबों को चूर चूर कर देना है, करारा जवाब देना है। ये सपने हमेशा के हमेशा उनके चूर चूर हो जाने चाहिए। आने वाली 14 तारीख को आपको कांग्रेस के हर झूठ, फरेब, षड्यंत्रों को जवाब देना है। और साथियों, आपको याद रखना है कि पूरे देश में कांग्रेस को लोग लगातार नकार रहे हैं, और आज से ही नहीं, दशकों से देश के अलग अलग राज्यों में यही हो रहा है। मैंने अभी संसद में भी इस बारे में विस्तार से बताया था। एक बार जिस राज्य के लोगों ने कांग्रेस को बाहर निकाला, वहां दोबारा घुसने नहीं दिया।
बंगाल के लोगों ने 50 साल हो गए, 50 साल कांग्रेस को पैर रखने नहीं दिया है, कांग्रेस को वहां से खदेड़ा है। उसके बाद बंगाल में कभी कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। तमिलनाडु में 6 दशक से वहां के लोगों ने कांग्रेस को, वहां की सरकार को वापस नहीं करने दिया है। त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, ऐसे अनेक राज्य हैं जहां 3-3, 4-4 दशक हो गए, एक बार कांग्रेस गई मतलब गई। भाइयों बहनों, बहुत से राज्यों ने कांग्रेस से कह चुके हैं कि आजादी के बाद आपको बहुत समय दे दिया काम करने का, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, आपके वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, अब हम आपको घुसने नहीं देंगे। उत्तराखंड के पास भी अवसर है कि वो भी कांग्रेस को यहां से बेदखल करें। उत्तराखंड के पास आज जब भाजपा जैसा भरोसेमंद सेवक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड से विदा करेंगे। साथियों, 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में दिया गया एक एक वोट एक नया इतिहास बनाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी और एक बात याद जरूर रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। आपने तो वोट करना है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी वोट करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। कन्नौज के सभी भाइयों बहनों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्र के भी सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। कन्नौज की आबोहवा में इत्र की खुशबू तो होती ही है, लेकिन साथ साथ यहां के लोगों के परिश्रम की सुगंध भी होती है। आप लोगों का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, निरंतर विकास हो, हर व्यापारी कारोबारी का बिजनेस और बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो,
उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं, जो मिजाज उत्तराखंड मैंने देखा है, जो उत्साह और उमंग मैंने उत्तराखंड में देखा है, भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में पहले से ज्यादा कैसे सीटें प्राप्त करे, ये जैसे जनता ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज भाजपा का कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के, पंजाब के, मणिपुर के, वहां के मतदाता जी जान से जुटे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता
दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा, इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटने नहीं देना है। साथियों, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरकार के ही पास है। मुझे याद है, एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी कि न व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे, और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग जगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे। और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी, हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी। लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था, और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी, कानून के राज को दी। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशकों से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब वहां हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग अपने विकास, गुजरात के विकास, देश के विकास में जुटे हुए हैं। और आप देखिए, सभी के प्रयासों से गुजरात भी किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नौज के मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? दंगों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए?
गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? व्यापारी सुख शांति से व्यापार करे, ऐसी स्थिति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये काम भाजपा सरकार ही कर सकती है, योगी जी की सरकार ही कर सकती है। उधर साथियों, देखिए जगह कम है, लोग ज्यादा है, आप वहीं रहिए प्लीज, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहीं रहिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भैया। ये आपका प्यार ही है जो मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाता रहता है। आपके प्यार को सौ सौ सलाम। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी हमें कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी स्वरूप देना है। दोबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है। भाइयों और बहनों, सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए पूरे विश्व में एक बात कही जाती है, लंबे अरसे से कही जाती है और कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है, ये लोग क्या कहते हैं, उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं, उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इसलिए यूपी के लोगों ने फिर ठान लिया है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। यूपी के लोगों को तो पब्लिक की सेवा करने वाले लोग चाहिए, परिवार की सेवा करने वाले नहीं।
इन गौर परिवारवादियों की कूनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को भी बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ दिया। हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कन्नौज के इत्र का डंका बजे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश के जिलों की पहचान, यहां पहले जिलों की पहचान कैसे होती थी? फलाना जिला, फलाना माफिया, वो जिला, वो माफिया, उधर वाला जिला, वो बदमाश। जिलों की पहचान ऐसे ही माफियाओं से होती थी। 5 वर्ष के भीतर भीतर अब योगी जी की सरकार के समय यूपी के जिलों की पहचान वहां के उत्पादों से हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत योगी जी की सरकार ने औरैया के देसी घी को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है। इटावा के बुनकरों द्वारा बनाए उत्पाद देश विदेश में धूम मचाए, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यूपी में ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी काम हो रहा है। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी जल्द तैयार होने वाला है। इसका भी लाभ औरैया और इटावा सहित इस पूरे क्षेत्र को होने वाला है। साथियों, गांव, गरीब, किसान, पशुपालक सभी का जीवन बेहतर बनाने के लिए भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे यहां पशुधन का क्या महत्व है, ये हमारे गोपालकों से बेहतर कौन बता सकता है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने गोबर धन योजना की शुरुआत की, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया। हमने पहली बार पशुपालकों, मछली पालन से जुड़े लोगों को, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। साथियों, कोरोना की वजह से आज देश में लोगों के टीकाकरण की बहुत चर्चा हो रही है। कोरोना के कारण सबको पता है टीकाकरण कितना बड़ा काम होता है, कितनी मेहनत होती है, कितने लोग काम करते, सबको पता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो रही है, लोगों के ध्यान में भी नहीं आता है। क्यों? बात ऐसी भी है, जैसे कोरोना के समय वैक्सीन की चर्चा होती है, हमने हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार सबसे बड़ा एक काम चलाया है, वो है पशुधन की सुरक्षा के लिए। पशुओं के लिए बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है। आजादी के बाद पशुओं के टीकाकरण का ऐसा अभियान देश में पहली बार शुरू हुआ है। इस पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खुरपका बीमारी से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। भाई और बहनों, जो काम इनको छोटे लगते हैं, हमें उनमें गरीब की तरक्की का समाधान दिखता है। हमें उसकी चिंता थी जिसके पास या तो जमीन है ही नहीं या फिर बहुत कम है। हमें उन बहनों की चिंता थी जिनके लिए
पशुपालन आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का माध्यम है। पशुपालन में जुटे एक बड़े समाज को, जिसे पिछड़ा कहा गया, हमें उनकी समृद्धि, उनकी गरिमा की चिंता थी। हमें उन पशुओं की चिंता थी जिनको बेसहारा, बेआसरा छोड़ दिया जाता है। इसलिए दूध के साथ साथ, और जो दूध नहीं दे पाते हैं वो पशु का भी, गोबर से भी धन कमाने के माध्यम आज हम विकसित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोबर से बायोगैस बनाने के, जैविक खाद बनाने वाले बहुत बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। ये खेती का वो तरीका है जिसमें खेती पर खर्च ना के बराबर होता है, लेकिन उत्पादन और ज्यादा होता है। इसमें भी हमारे पशुधन की भूमिका है। देश के अनेक राज्यों के किसान आज केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो पशु कुछ लोगों को बोझ लगते हैं, वही पशु अब किसानों की कमाई बढ़ाने में मदद करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी काशी से ऐसे कई किसानों से मुलाकात हुई थी। नेचुरल फार्मिंग का ये तरीका उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी है। उनके अनुभव सुनकर के मुझे इतना आनंद आया। उन्होंने खेती में क्रांति का काम किया है। भाइयों और बहनों, कनौज को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार एक और अभियान चला रही है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इससे यहां के लोगों को दो तरह के लाभ मिलेंगे। एक तो मधुमक्खियों से फूलों की खेती को मदद मिलेगी, यानी एक तरह से इत्र उद्योग को सीधी मदद मिलेगी। दूसरा ये कि यहां अलग अलग फूलों के रस से बने अलग अलग सुगंध और स्वाद वाले शहद का उत्पादन संभव होगा और वो बढ़ेगा, जिसका दुनिया के बाजार में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस तरह के आधुनिक प्रयासों की उम्मीद आप परिवारवादियों से कभी नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार वर्तमान के साथ ही भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी निरंतर काम कर रही है। चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने हो, गांव के पास ही अच्छे भंडार, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ रुपए से अधिक केन बेतवा लिंक परियोजना इसी का एक उदाहरण है। ये जो गौर परिवारवादी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वो इन्हीं योजनाओं के भरोसे उनको बोलना पड़ रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को तभी मिल सकता है जब यहां बेहतर तालमेल वाली सरकार हो। गरीबों को घर देने में यूपी अव्वल राज्यों में रहा, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन तेजी से मिले, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि मिला,
क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज मिला। क्यों? क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। दशकों पुरानी सिंचाई परियोजना पूरी हुई। हर घर जल योजना पर काम हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ही है जिसके कारण 100 साल के सबसे बड़े संकट का, कोरोना महामारी का यूपी ने डटकर मुकाबला किया। ऐसा संकट अगर उनके जमाने में आया होता, 2017 से पहले आया होता, तो उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इनका काम तब भी बोलता था कि यूपी के लोगों के विरोधी है। इनका काम अब भी यही बोलता है। इन्होंने मेड इन इंडिया टीकों को भाजपा का टीका बताकर गरीबों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की। हमारी सरकार पूरी शक्ति से जुटी है कि यूपी के एक एक गरीब को कोरोना की वैक्सीन लग जाए। लेकिन इन लोगों ने इस अभियान में भी बाधा डालने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए साथियों, अगर गरीबों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी होती तो इस लहर में मेरे सभी भाइयों बहनों का, मेरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का क्या हाल हुआ होता। हमारी सरकार ने गरीब का, सामान्य मानवी का जीवन बचाने के लिए सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाई और आज भी लगवा रही है। मैं कन्नौज के इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और यूपी के हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार से एक बात विशेष तौर पर कहूंगा। एक बार सोचिए कि अगर हमारी सरकार ने तेजी से सबको वैक्सीन लगवाई न होती, अगर हम ये काम न कर पाते तो क्या होता। आज देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बाजारों में हलचल बढ़ रही है। क्या बिना वैक्सीन ऐसा संभव होता? और अगर 1-2 साल और निकालने पड़ते तो न जाने मेरे कितने परिवार तबाह हो जाते। साथियों, याद रखिए, मोदी विरोध में जो गरीब के जीवन से खेल सकते हैं वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया, अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? ये राशन मिलता क्या? गरीबों का चूल्हा जलता क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को तो भूखमरी का सामना करना पड़ता। दिल्ली से जो राशन हम भेजते उसको इनका माफिया अपने गोदामों में बंद कर देता, ब्लैक में बाजारों में बिकवाता। ये डबल इंजन की सरकार है जो महामारी के इस समय में बीते कई महीनों से गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है। और यूपी के लोग, यूपी के गरीब, याद रखें, इन घोर परिवारवादियों की आंखों में ये गरीब कल्याण की योजनाएं
उनको खटक रही है। पहला मौका मिलते ही वो इन योजनाओं को उसका लाभ गरीबों तक पहुंचना बंद कर देंगे और उनकी ये माफिया कंपनी, कटकी कंपनी सब कुछ तबाह कर देगी। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिखता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गरीबों को, हमारी बहनों को लखनऊ, दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट यहीं बन रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर होगी ही, यहां के युवाओं के लिए डॉक्टरी और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाने का एक अवसर भी बढ़ेगा। और जितनी मात्रा में हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, इतना ही नहीं, अब हमारे यहां मेडिकल कॉलेज में अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में हमारे नौजवान पढ़ सकेंगे, हमारी बेटियां पढ़ सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, जिसको गरीबी के कारण अंग्रेजी की शिक्षा नहीं मिली है, वो परिवार का बच्चा भी अगर उसमें दमखम है तो हिंदी में पढ़ करके भी वो डॉक्टर बनेगा और अपनी जिंदगी भी बनाएगा। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण की सुविधा दी है। ये भी हमारे दलित वर्ग के, हमारे ट्राइबल वर्ग के, SC ST के भाई बहनों या पिछड़ा वर्ग के जो भाई बहन हैं, उनके आरक्षण का अधिकार को जरा भी तकलीफ दिए बिना उसको बरकरार रखते हुए करने का काम हमने किया है। जो सालों से मांग हो रही थी, इनको परवाह नहीं थी। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के साथियों के लिए आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाने का काम भी हमारी भाजपा सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 3-3 दशक से मांग हो रही थी। इतनी सरकारें आई, यहां के ये सपा वाले भी उस सरकार में भागीदार थे, लेकिन उन्होंने कभी ओबीसी को यह अधिकार नहीं दिया। ये मोदी की सरकार आने के बाद हमने ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार देकर के ओबीसी की मांग को हमने पूरा किया है। देश भर में केंद्र सरकार के कोटे में जो मेडिकल सीटें होती हैं, उनमें भी ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला भी भाजपा सरकार का एक बड़ा निर्णय है। कुछ दिन पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी अपनी आधी सीटें, 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर रखनी होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के परिवार जो बेचारे कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, वे भी अब अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। भाइयों बहनों, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग भी ये जो हमने सारी व्यवस्थाएं बदली है, आराम से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से भी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है। हिंदी मीडियम में, जैसे मैंने कहा, ये पढ़ने वाले छात्रों को भी, गांव और गरीब परिवारों के युवाओं को भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टेक्निकल एजुकेशन लेना है, वो आराम से ले पाएगा। उसको जो मुश्किलें आती थी वो अब जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पढ़ाई में ये सारे विकल्प आप भी दिया हुआ है।
साथियों, जब आप मतदान केंद्रों पर जाकर हमें अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देते हैं, तब हमें नए संकल्पों की शक्ति मिलती है। सुविधा, सुरक्षा और सुअवसर देने के इस अभियान को हमें जारी रखना है। यूपी को दंगा मुक्त रखने के अभियान को हमें सशक्त करना है। हर बूथ को जगाना है। हर बूथ से लोगों को मतदान केंद्र पर लाना है। इस बार सिर्फ भाजपा को जिताना नहीं है, बल्कि बड़े मार्जिन से जिताना है। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जिताना है। आप लोग ये काम करेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक बूथ से अपने आसपास के लोगों को निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव का समय है। मतदान के दिन पहले मतदान, फिर जलपान। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है, उनसे मेरा आग्रह है कि आगे आ जाइए। सारे उम्मीदवार आके खड़े हो जाएं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करें, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।